बंधु। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार के जश्न पॉप के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आयोजित पासिंग आउट और ओथ सेरेमनी के बाद 355 कैंडिडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश की सेना की मुख्य धारा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि आईएम में आयोजित पासिंग आउट परेड में 355 भारतीय और मित्र देशों के 39 कैडेट्स पास आउट हुए। 154वें रेगुलर कोर्स और 137वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कुल 394 ऑफिसर कैडेट बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। साथ ही भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण कर पास आउट हो रहे ऑफिसर कैडेट से सलामी ली। आपको बता दें कि सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 65,628 जी हां 65,628 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव अब जुट चुका है। अगर आपको कोई भी अफसर बनना है या आपका कोई भी ख्वाब आपको पूरा करना है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये नहीं फर्क पड़ता कि आप कहाँ से आते हैं, आप किस गांव से आते हैं, आप किस मोहल्ले से आते हैं, आप किस जगह से आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मतलब सिर्फ इसका है कि आप खुद पे कितना विश्वास करते हैं, कितना आप चाहते हैं उस सपने को साकार करना। इसी के बलबूते पे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो IAS अफसर हो या मिलिट्री अफसर हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। मेरी इच्छा थी, ये मेरी सेकंड जनरेशन आर्मी में ज्वाइन करा है। इसके फादर भी आर्मी में थे। 2003 में ऑपरेशन पराक्रम के तहत डोडा में शहीद हो गए थे और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मेरी इच्छा थी कि मेरा बेटा भी सेना की वर्दी पहने, आज पहन लिए सितारे लगे। IMA के लिए आज का दिन बड़ा गौरवशाली रहा है। आज IMA की तरफ से 395 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट किए गए हैं, जिसमें से भारतीय सेना को 355 नए सैन्य युवा अधिकारी मिले हैं। विभिन्न कोर्सों के अधिकारी थे जो आज के बाद सेना के विभिन्न अंगों में जाएंगे, उसको संभालते हुए नजर आएंगे। ये वो हैं जो आगामी दिनों में देश की रक्षा के लिए दूसरों को प्रेरित बनेंगे, खुद ऐसे काम करेंगे जो देश के लिए नए निष्ठुर होंगे। IMA का इतिहास हमेशा ही गौरवशाली रहा है। IMA की तरफ से कई ऐसे नाम यहाँ पर सेना को दिए गए जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को गौरवान्वित करने वाले रहे हैं। साथ ही आज IMA से जो जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए उसमें मित्र राष्ट्रों के भी 39 जेंटलमैन कैडेट्स हैं जो आज यहाँ से पास आउट होकर अपने अपने देशों में सेना का अंग बनेंगे। IMA की तरफ से लगातार देश सेवा के लिए देश के जो युवा नौजवान हैं उनको प्रेरित करने का काम रहा है। लगातार हर साल इसी तरीके से IMA देश की भारतीय सेना को नए सैन्य अधिकारी देता आया है। आज ये कह सकते हैं कि आज जो पास आउट जेंटलमैन कैडेट्स हुए उनके साथ ही देश को 66,000 से ज्यादा सैन्य युवा अधिकारी दे चुका है। कैमरामैन हसना था अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस देहरादून। तो जश्न पॉप में आपको बता दें कि भारतीय सेना को 355 युवा जाबाज अफसर मिले। परेड में युवा अफसरों का जोश दिखाई दिया और सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में ये सब पास हो चुके हैं। तो IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी सैन्य अकादमी JCO लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार ने पास आउट हुए जवानों से सलामी ली है और मित्र देशों के, सिर्फ अपने ही देश नहीं, मित्र देशों के भी 39 कैडेट्स भी पास आउट हुए। तो 154 अफसर रेगुलर कोर्स से ग्रेजुएट हुए हैं। 154 अफसर रेगुलर कोर्स से ग्रेजुएट हुए हैं जबकि 137 अफसर टेक्निकल कोर्स से ग्रेजुएट हुए। तो जवानों का जोश हाई है और देश सेवा के लिए अफसर तैयार हो चुके हैं। देश की सेवा के लिए अफसर तैयार हैं। 355 युवा और जाबाज अफसर IMA ने तैयार कर दिया है। इंडियन मिलिट्री अकादमी परेड में युवा अफसरों का जोश देखने को मिला और सैन्य अकादमी का पासिंग आउट परेड में
वो पास हो चुके हैं और अब वो वर्दी धारण कर चुके हैं। तो जेसीओ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने उनसे सलामी ली। से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में पहाड़ी शैली में उत्तराखंड निवास निर्मित हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड निवास में पहाड़ी शैली की झलक दिखेगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई तक उत्तराखंड निवास तैयार करने के निर्देश दे दिए। साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग में राज्य अतिथि गृह बनाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। तो वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन यानी कि जो निर्माण हो रहा है उत्तराखंड निवास का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए यह कहा कि कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जुलाई तक कार्य को पूरा किया जाए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा, विशेष कार्य अधिकारी रंजन मिश्रा सहित दूसरे बड़े अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। क्योंकि ये हमारा राजधानी है, देश की राजधानी है और देश की राजधानी में हमारे उत्तराखंड से आने वालों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की और अन्य हमारे ऑफिशियल्स हैं, लगातार यहाँ कामकाज होता है, लगातार आना पड़ता है। तो काफ़ी समय से चूँकि हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन है उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए एक पुराना उत्तराखंड में निवास यहाँ पर हुआ करता था, उस जगह पर एक नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम आना शुरू हो जाए। तो वहीं दिल्ली में उत्तराखंड सदन में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने लोकसभा चुनाव में राज्य की 5 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत की बधाई दी। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर जीत की बधाई दी कैबिनेट मंत्री ने पुष्कर सिंह धामी को। तो वहीं दिल्ली के उत्तराखंड सदन में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी जी ने सीएम धामी से मुलाकात की और इस अवसर पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बम्पर जीत की बधाई दी। तो वहीं इस दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति और राज्य की संस्कृति और परंपराओं पर आधारित फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर भी विस्तृत यानी विस्तार रूप से चर्चा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनएसए सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी उत्तराखंड के बीजेपी नेता भी बनेंगे और माफ करिएगा एनडीए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने यह बताया कि प्रदेश की जनता ने 5 लोकसभा सीट प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालने का काम किया है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्रियों के साथ साथ लगभग 350 लोग यानी 350 लोग देवभूमि से शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल 9 जून को
स्वयं उनका शपथ ग्रहण का समारोह है और उस समारोह में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से लगभग 150 वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी माननीय विधायक, सभी सांसद, पूर्व सांसद उस कार्यक्रम में रहने वाले। तो 4 जून यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद अब तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद के रूप में 9 जून को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो मोदी सरकार में उत्तराखंड से कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर अब प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई। तो 9 जून को तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड से कौन मंत्री बनेगा, यह जो सवाल खड़ा हो रहा है, इसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि कौन उत्तराखंड से मंत्री बनेगा। देखिए, तीसरी बार भाजपा को प्रदेश की जनता ने जो है 5 सांसद दिए हैं और निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य का हिस्सा बनता है। लेकिन आप पहले भी देख चुके हैं कि जिन भी मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला, उन्होंने राज्य का कोई भी विकास नहीं किया, कोई भी उल्लेखनीय जो है प्रगति उनकी ओर से नहीं रही है। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि अपनी सुस्ती भाजपा के जो है सांसद तोड़ेंगे और राज्य हित के मुद्दे उठाएंगे और इस बार भी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य को प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए और साथ साथ जो है उनको हिदायत भी दी जानी चाहिए कि अपने राज्य की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों की बंपर जीत के बाद कांग्रेस का यह कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में उतरते उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर, तो कांग्रेस बाजी मार जाती। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का यह कहना है कि कांग्रेस हाईकमान से भी बड़ा कोई नेता उत्तराखंड से चुनाव लड़ता तो उसको भी हार का ही सामना करना पड़ता, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी हार भी हुई। प्रदेश की जनता उत्तराखंड के विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। वाले हैं वो इस बात को प्रमाणित करेंगे, लेकिन उनके चाहे कोई भी नेता यहां पर देश के हाईकमान का यहां लगता, तभी भी उत्तराखंड जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है। पहले भी उनके बड़े नेता चुनाव लड़े हैं, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसलिए उत्तराखंड की जनता हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा की प्रदेश है और हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, इसलिए हमेशा भाजपा के साथ खड़ी रही है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले के बड़कोट में भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे नगरवासियों का आज तीसरे दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी। प्रदर्शनकारी पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय के सामने डटे हुए। धरने के तीसरे दिन प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका देखने को मिला। अनोखा तरीका जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी की तस्वीर के सामने भजन कीर्तन करते हुए बड़कोट को यमुना नदी से पंपिंग पेयजल योजना के लिए धनराशि मंजूरी के लिए गुहार लगाई। यानी पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं और प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका भी देखने को मिला। प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं, पानी की किल्लत से परेशान है और प्रदर्शन का भी एक नया अंदाज देखने को मिला। सीएम बनाते हैं, पीएम बनाते हैं, लेकिन इन्हीं की पूर्ति के लिए इनके यहाँ रसोई में लोटा और गिलास बाल्टी सभी खाली हैं और सभी लोग मूर्छित होने की अवस्था में आ गए हैं। पानी नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि सभी का घर घर में पानी पहुंचे, बाल्टी में पानी होना चाहिए, टंकियों में पानी होना चाहिए। ये प्यास से तरस रहे हैं लोग। यहाँ पर यमुना इतना सुंदर, मैं चाहता हूं पंपिंग योजना बननी चाहिए और पूरे ग्रामवासियों को, पूरे नगरवासियों को जगह जगह टैंक होने चाहिए, बड़े बड़े टैंक होने चाहिए। जैसे नगर योजना का टैंक होता है, ऐसा बहुत बड़ा टैंक होना चाहिए। और यमुना का पानी, इतना पवित्र यमुना जल बह रहा है हमारे यहाँ, और वो पानी पंपिंग के द्वारा उस टैंक में एकत्रित होना चाहिए और वहां से घर घर में पाइपलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, टंकी घर में लगनी चाहिए और वो पवित्र पानी जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पानी से बहुत परेशान है, इसीलिए यहाँ पे आए हैं, नहीं तो अपना काम वाम करते हैं। और मैं सरकार से यही करूंगी गुजारिश कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे पंपिंग योजना दे हमारे लिए
और हमें वही पानी की पीड़ा से मुक्त कराएंगी। अगली खबर विकासनगर से है, जहां कटापत्थर नदी में नहाने गए युवक की मौत से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि डाकपत्थर चौकी के अंतर्गत कटापत्थर नदी में दिल्ली गाजियाबाद से 13 यात्रियों का ग्रुप वहां गया हुआ था, जिसमें एक युवक नदी में नहाने उतरा और तेज बहाव के कारण नदी में डूब गया। तो वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक को बाहर निकाला और 108 के जरिए सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो दिल्ली और गाजियाबाद से 13 यात्रियों का ग्रुप गया हुआ था, जहां पर कटापत्थर नदी में नहाने के लिए युवक उतरा और पानी का तेज बहाव होने के चलते वो पानी में बह गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर उसको बाहर निकाला और इसके बाद 108 के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे, उस युवक को जो नदी में डूब गया था, उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से दोपहर में बाइक चोरी की शिकायत लगातार मिल रही है। इसके चलते एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डुबाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसपी सिटी को मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद एक्टिव गाड़ी चोर गिरोह जो है वो उसे चुन चुनकर सलाखों के पीछे भेजने के साथ ही चोरी किए गए गाड़ियों को बरामद करने में रानीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। तो पुलिस को यह जो सफलता मिली है और चोरी की 9 बाइक बरामद हुई है, साथ ही ये चोर का जो गिरोह है उसमें से 2 शातिर चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो चोरी की हुई 9 बाइक भी बरामद हुई, क्योंकि लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि दिन दहाड़े ही बाइक चोरी हो रही है, जिसके बाद एसएसपी ने इस पर संज्ञान लिया और इस पर कार्रवाई की गई। तो 2 शातिर चोर और उनके पास से 9 बाइक बरामद की गई। थाना रानीपुर पुलिस के द्वारा कल वाहन चेकिंग के दौरान 2 लोगों, संदिग्ध लोगों से जब पूछताछ की गई थी, तो इनके द्वारा गहन पूछताछ के बाद ये पता लगा कि इन्होंने वाहन चोरी गिरोह के रूप में, अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में पूर्व में भी इनके द्वारा मोटरसाइकिलें चोरी की गई है। पुलिस ने इस पर पूर्व में भी कार्रवाई की थी, गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई इनके खिलाफ की गई थी। अभी दोबारा से छूटने के बाद इनके द्वारा फिर से यह जो वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें हमारे उत्तराखंड की 8 गाड़ियाँ जो हरिद्वार से ही हैं, कुछ और हरियाणा की भी गाड़ियाँ इनके द्वारा चोरी की गई। अभी तक 9 गाड़ियाँ इनसे रिकवर की जा चुकी हैं, जिसमें उत्तराखंड की 8 और 1 हरियाणा की है। बाकी अन्य और व्हीकल इनके द्वारा अगर जो चोरी किए गए हैं उनके संबंध में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें शायद और भी रिकवरी की जाएगी और इसमें जो भी अन्य लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध भी आगे जो भी सख्त कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा। तो ऋषिकेश के नटराज चौराहे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां 2 पहिया वाहन में लगी आग से 2 वाहन और जल गए। आपको बता दें कि एक्टिवा में लगी आग से मैक्स वाहन सहित 2 वाहन इसकी चपेट में आ गए, यानी आग की चपेट में आ गए, जिसकी चपेट में आने से तीनों वाहन जलकर खाक हो गए। हालांकि यह वीडियो एक दिन पहले का बताया जा रहा है। तो नटराज चौराहे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से 2 पहिया वाहन में लगी हुई आग और उसकी चपेट में आने की वजह से 3 गाड़ियां और आग की चपेट में आई और फिर वो जलकर राख हो गई। तो तीनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। नटराज चौराहे का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक स्कूटी में एक 2 पहिया वाहन में लगी हुई आग किस तरह से बड़े वाहनों को अपनी चपेट में लेती है और उसके बाद 3 गाड़ियां मौके पर ही जलकर खाक हो गई।
अगली खबर रुड़की से है, जहां मेहवड़ खुर्द ग्राम के पास निर्माणाधीन 6 लाइन नेशनल हाईवे पर आसपास के कई ग्रामों और ग्रामीणों और किसानों ने एनएच के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी भी पहुंचे और उन्होंने चेतावनी देते हुए यह कहा कि अगर एनएच के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति जेसीबी चलाकर किसानों के रास्ते से मिट्टी हटाने का काम करेगी। तो वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि सरकार ने चकबंदी के जो सेक्टर उन्हें दिए हुए थे वो सब बंद कर दिए हैं। साथ ही यह कहा गया कि जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं वो सभी खुलने चाहिए, नहीं तो एनएच के अधिकारियों को आगे काम नहीं करने दिया जाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले में एनएच के साइट इंजीनियर नवीन सिंह ने यह कहा कि ग्रामीणों की चक रोड पर अंडरपास बनवाने की मांग की जा रही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि वो ग्रामीणों से लिखित में उनकी समस्या के बारे में लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। ग्रामवासियों की समस्या है कि इनको एक चक रोड है, चक रोड इनकी बंद हो रही है, तो ये चक रोड पे ये अंडरपास की डिमांड चाह रहे हैं अपनी। लेकिन यहाँ पे के चक रोड के बगल में एक और अंडरपास ऑलरेडी बना हुआ है जो कि मात्र 50 से 100 मीटर के अंदर आता है, ठीक है। तो इन दोनों को उस चक रोड को इस अंडरपास से कनेक्ट करने के लिए दोनों साइड सर्विस रोड का हमने दे रखा है, लेकिन गाँव वालों का ये कहना है कि उसमें सर्विस रोड नहीं, हमको अंडरपास की डिमांड है। तो इसके लिए इनसे रिटर्न में ले रहे हैं और आगे पहुंचवा की कोशिश की जाती है, करते हैं अगर पॉसिबल कुछ हो सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने प्रदेश भर में पुलों का ऑडिट करवाया था, जिसमें 97 पुल असुरक्षित पाए गए थे। आपको बता दें कि मानसून काल शुरू होने वाला है और पिछले 2 सालों में बरसात के दौरान कई जगह पुल टूटने की घटनाएं सामने आई और कई पुल जर्जर अवस्था में थे, जिसके बाद शासन के आदेश पर लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश भर में पुलों की सेफ्टी ऑडिट करवाया, पुलों का सेफ्टी ऑडिट करवाया, लेकिन 97 मोटर और पैदल पुल असुरक्षित पाए गए, जिसमें से मात्र 18 पुलों का ही काम हो पाया। यानी अब तक 79 यानी 79 पुल खतरनाक स्थिति में जस का तस बने हुए हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग डॉक्टर पंकज पांडे का यह कहना है कि चारधाम ऑल वेदर रोड में पुलों के जो कार्य हैं वो लगभग पूरे होने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश में मानसून के सीजन में सड़कों को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। नरकोटा नामक स्थान पे एक पुल हम लोग बना रहे हैं, वो आरवीएनएल के टनल वहां पे आ रही है, तो उसको हमको अपना थोड़ा अलाइनमेंट शिफ्ट करना पड़ा है। उस पर काम चल रहा है, थोड़ा डिलेड काम है उस पर, उसी को देखने में गया था। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने कहा 31 अगस्त तक उसको कंप्लीट करने के लिए। मेरे द्वारा विभाग की तरफ से जो भी हेल्प चाहिए वो पूरी उनको ऑफर की गई है कि अगर कहीं परेशानी है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन काम 31 अगस्त तक हर हालात में पूरा होना चाहिए, जिससे ट्रैफिक और स्मूथ हो जाएगा वहां पे। इसके अलावा सिरोबगढ़ जो हमारा क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरिया है उसको बाईपास करने के लिए भी 3 पुल प्रस्तावित हैं, उसमें अगली खबर मसूरी से है, जहां सीवर लाइन का चोक होना आम बात हो चुका है। चोक होना यानी बंद हो जाना, जिसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के मुख्य बाजार ग्रीन चौक पर सीवरेज टैंक लीक होने के चलते क्षेत्र में गंदगी और बदबू से लोग परेशान हो चुके हैं। मॉल रोड में घूमने आए पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बदबू इतना भयानक है। स्थानीय दुकानदारों का बदबू और गंदगी उनको झेलना पड़ रहा है, जिसमें लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सर बिछाया और गीला जरा सा भी सीवर बहता है भाई साहब, इतने लोग गिर रहे हैं, हड्डियां टूट रही लोगों की भाई साहब, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पड़ोसी से पूछ सकते, दुकानदार से पूछ सकते हैं भाई साहब, बहुत स्लिप हो रहा है ये पत्थर और सीवर का बुरा हाल है। ना कोई जल संस्थान वाला पानी बहाने आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, इतनी स्मेल है कि निकलना मुश्किल हो। टूरिस्ट भी परेशान है, आप लोग भी परेशान है? भी परेशान और लोकल तो उससे ज्यादा दुकानदार तो बहुत परेशान है। ये देखो आप इधर देख सकते हैं, लोग मुंह पे हाथ रख के निकल रहे हैं, दुकानदार बैठा है बदबू। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है, लेकिन जल्द ही मानसून आने की स्थिति बन रही है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए यह बताया कि सामान्य तौर पर 20 से 25 जून को प्रदेश में मानसून आ सकता है, लेकिन इस बार
केरल में आने के बाद मानसून की रफ्तार सामान्य बनी हुई है, जो अपने प्रदेश में अपने समय पर आने की संभावना है। तो मौसम विभाग के अनुसार 25 जून तक उत्तराखंड में मानसून आ सकता है। यह एक अच्छी खबर है उत्तराखंड और देवभूमि के लिए। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।